हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फर्म के साम्य के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फर्म क्या होती है। फर्म किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने वाली एक प्रोडक्टिव यूनिट को कहते हैं। उद्योग फर्म की तुलना में बड़ा होता है। उद्योग कई फर्मों का समूह होता है। लीजिए, फर्म का साम्य पढ़ने के लिए हम सबसे पहले फर्म के संतुलन की मान्यताओं का अध्ययन करते हैं। फर्म के संतुलन की मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता है लाभ अधिकतमकरण। जैसे किसी उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना होता है, एक उत्पादक का लक्ष्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, तो फर्म का उद्देश्य जो है वह लाभों को अधिकतम करना होता है। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। फर्म की संतुलन का जो दूसरा उद्देश्य है वह है लागत न्यूनतमकरण। एक फर्म अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकती है जब वह उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करे। इसलिए प्रत्येक फर्म न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना पसंद करती है या कहें करना चाहती है। नेक्स्ट, एक वस्तु का उत्पादन। कोई भी फर्म किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन करती है। नेक्स्ट, साधनों की कीमतों का अपरिवर्तित रहना। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जिन साधनों को एक फर्म काम में लेती है उन साधनों की कीमतों में उत्पादन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कहें कि साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, साधनों की कार्यकुशलता का एक सा होना, अर्थात एक फर्म जिन विभिन्न साधनों को उत्पादन की प्रक्रिया में काम में लेती है, ये मान्यता ली जाती है कि उन समस्त साधनों की वर्किंग एफिशिएंसी एक जैसी होनी चाहिए, उनकी कार्यकुशलता एक समान होनी चाहिए। लीजिए, अब हम फर्म के संतुलन को आगे बढ़ाते हैं। फर्म का संतुलन पढ़ते समय हम 3 प्रकार के आगम वक्रों का अध्ययन करेंगे। इन 3 आगम वक्रों की सहायता से ही हम फर्म के संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था। वहाँ मैंने आपको डिटेल से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बताया था। एक बार शॉर्ट में हम इन तीनों को दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले टीआर यानी टोटल रेवेन्यू। टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, अर्थात एक उत्पादक जितनी समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है उन समस्त वस्तुओं को उनकी कीमतों से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह कुल आगम कहलाता है। इसी प्रकार ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, यानी कुल आगम में जब उत्पादित वस्तुओं की इकाइयों का भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है वह ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ए आर एक साथ तीन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। ए आर औसत आगम के बारे में बताता है। ए आर वक्र को हम किसी भी फर्म के डिमांड कर्व के रूप में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ए आर प्राइसेस को भी बताता है। नेक्स्ट, एम आर। एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू यानी सीमांत आगम। सीमांत आगम की हमने 3 प्रकार से परिभाषा पढ़ी थी। एक बार पुनः मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि सीमांत आगम किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली आय सीमांत आय या सीमांत आगम कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाला अतिरिक्त परिवर्तन सीमांत आगम कहलाता है। और इसकी तीसरी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त कुल आगम में से पिछली इकाई से प्राप्त कुल आगम को घटाने पर जो शेषफल बचता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं।
लीजिए, अब हम फर्म के संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। फर्म के संतुलन का अध्ययन हम दो विधियों के द्वारा करते हैं। सबसे पहली जो विधि है फर्म के संतुलन की, वह विधि है कुल आय व कुल लागत विधि, यानी टीआर और टीसी मेथड के द्वारा हम फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके सामने एक रेखा चित्र बनाया हुआ है। इस रेखा चित्र में आपको टीआर और टीसी वक्र एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये टीआर और टीसी वक्र दोनों दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। इस रेखा चित्र में आपको आर एस और एम एन दो समानांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो आर एस रेखा टी आर वक्र पर खींची गई है और एम एन रेखा टी सी वक्र पर खींची गई है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा बनाई गई है जो बी ए ई के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे जो रेखा चित्र स्थित है, उस रेखा चित्र में टीपी यानी टोटल प्रॉफिट को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस रेखा चित्र में जो फर्म है वह ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में होती है, जहाँ वह 3.5 इकाई वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, और इस स्थान पर ही फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि बी और ए बिंदु के बीच का जो स्थान है वह इस रेखा चित्र में जो दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर टीआर और टीसी वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस अंदर के स्थान में सबसे अधिक दूरी वाला स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए के बराबर की जो दूरी है वह फर्म के अधिकतम लाभों को या फर्म के संतुलन को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि टीआर और टीसी मेथड के द्वारा किस प्रकार से एक फर्म संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकती है। इस संतुलन के बिंदु के बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ एक फर्म को हानि की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों ही स्थानों में कॉस्ट अधिक है और रेवेन्यू की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। तो इस तरह आपने टीआर और टीसी मेथड के द्वारा एक फर्म के साम्य के बारे में पढ़ा। लीजिए, अब हम फर्म के साम्य की दूसरी विधि का अध्ययन करते हैं। ये विधि है एमआर इज इक्वल टू एमसी मेथड, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा फर्म का संतुलन। इस विधि में जब हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करते हैं तो फर्म के संतुलन की दो शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। फर्म के साम्य की पहली शर्त होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर हों। यहाँ इस रेखा चित्र में आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक बिंदु है डी और दूसरा बिंदु है सी। इन दोनों बिंदुओं पर एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ये दो बिंदु संतुलन के बिंदु नहीं हो सकते हैं। पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, इसका पता हमें तब चलेगा जब दूसरी शर्त भी इसके साथ पूरी हो। और फर्म के साम्य की दूसरी शर्त जो है वो ये है कि एम सी वक्र जो है वह एम आर वक्र को नीचे से काटे। यहाँ इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि डी बिंदु पर एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी एम सी वक्र एम आर वक्र को काट रहा है, पर यहाँ एम आर वक्र एम सी वक्र को ऊपर से काट रहा है। जबकि साम्य के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि एम आर वक्र जो है उसे एम सी वक्र नीचे से काटे। तो सी बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ पर एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट करके ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार साम्य का बिंदु सी है जहाँ पर एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी साम्य की पहली शर्त पूरी हो रही है, और साथ ही साथ फर्म के संतुलन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यानी एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, यह भी पूरी हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एम आर और एम सी विधि के द्वारा एक फर्म किस प्रकार साम्य की स्थिति या संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकती है। थैंक यू।